सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ। और आज रूबरू विद जावेद नसीम में मैं आपके सामने एक ऐसी फनकारा को पेश करने वाला हूँ कि जिससे मिलने के बाद और जिन्हें सुनने के बाद आप अश कर उठेंगे। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ उदयपुर से तशरीफ लाई हुई बेहतरीन फनकारा मोहतरमा सुरभि आरिया से। ऐसे तो ये पसंद करती हैं अपने साथ डॉक्टर सुरभि आरिया लिखना, क्योंकि ये म्यूजिक की अथॉरिटी है। इन्होंने म्यूजिक पे डिप्लोमा हासिल कर रखा है, एक म्यूजिक टीचर हैं और म्यूजिक से जुड़े हुए जितने भी जॉनर्स हैं हर एक पे इनकी पूरी गिरफ्त है, पूरा कमांड रखती है। खा वो क्लासिकल हो, खा वो डिवोशनल हो, खा वो बॉलीवुड के गाने हो या गज़लें हो। तो आज इस महफिल में हम उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे और उनकी आवाज से भी लुत्फानंदोज होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम रूबरू विद जावेद नसीम। सुरभि जी, आज के इस प्रोग्राम में आज की इस शाम आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और ये हमारी खुशनसीबी है कि आप आज की शाम हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी। थैंक यू। काफी दिनों से चाह रहा था कि मैं अपने चैनल पे आपको बुलाऊं, आपको दावत दूं और आपसे चंद बातें करूं। आज वो शाम आ गई और अगर आपकी इजाजत हो तो फिर हम अपनी बातचीत का, अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। जी जरूर। तो सुरभि जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ताल्लुक तो आपका उदयपुर से है, तो आपकी तालीम और तरबियत और आपकी जो म्यूजिक की जो चीजें थी वो सारी की सारी आपने उदयपुर से ही हासिल की या कि उसके लिए कहीं और आप गई? जी, मेरी पैदाइश उदयपुर की ही है जी। उदयपुर शहर में ही हम पैदा हुए हूँ और उसके बाद में स्कूलिंग मैंने वहीं से की है। ओके। केंद्र विद्यालय से। केंद्र विद्यालय से ही मेरे पिताजी हैं मेरे पहले गुरु, और मेरे जो गुरुजी थे माखन सर, वो अभी नहीं रहे हैं, वो भी वहीं से हैं। केंद्र विद्यालय में ही थे, उदयपुर में ही। उसके बाद में मैंने कॉलेज एजुकेशन भी मैंने अपने शहर से ही की है और उसके बाद में कॉलेज ख़त्म होते ही मुझे इंस्पायर किया डॉक्टर प्रेम भंडारी। उदयपुर से ही हैं वो। एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए, एक आइडल हैं। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए, और वो इस वजह से क्योंकि मेरे जो दादाजी हैं, ही इज़ अ वेल नोन, ही वाज फ्रीडम फाइटर बट ही वाज वेल नोन म्यूजिशियन फ्रॉम मेवाड़ एंड फ्रॉम राज घराना एज वेल, ही वाज राज गायक। एंड इस वजह से भंडारी अंकल ने मुझे कहा कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए। और पंडित राम नारायण जी सारंगी वाले बॉम्बे में अभी हैं सेटल्ड, लेकिन हाँ, उनको इंस्पायर किया था मेरे दादाजी ने, जो मेरे दादाजी का नाम है डॉक्टर पंडित पन्नालाल जी पीयूष। और उसके बाद में मैंने अपनी पीएचडी ख़त्म की, उसी सिलसिले में मैंने शादी की और पीएचडी भी पूरी की। आपने पीएचडी की उसी सिलसिले में शादी की, तो ये शादी और पीएचडी आपस में जुड़े हुए थे क्या? एक्चुअली पीएचडी खत्म की, उसके बाद में शादी की, लेकिन मेरी डिग्री मेरी शादी के बाद आई। एक्चुअली मुझे ये कहना चाहिए था। ये जो है, ये आपकी बातों से इतना तो अंदाजा हो गया, और ये अंदाजा हो गया कि आपका जो बैकग्राउंड रहा ये शुरू से ही बड़ा ही संगीतमय बैकग्राउंड रहा, क्योंकि आपके जो पिताश्री थे वो भी संगीत में थे और आपके दादा जान वो भी संगीत से वाबस्ता थे। फिर उसके बाद उनकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में और भी जो लोग आते गए, जैसे कि आपने प्रेम भंडारी साहब का जिक्र किया। मेरी खुशनसीबी है कि मैं प्रेम साहब को मैं भी जानता हूँ और बड़े अच्छे वो गुलकार भी हैं, बड़े अच्छे संगीतकार भी हैं, और कहना चाहिए कि ही इज अ जीनियस इन म्यूजिक। अगर मैं प्रेम साहब की बात करूँ तो ये आपकी खुशनसीबी रही कि आपका साथ ऐसे ऐसे बड़े लोगों का रहा कि जिनकी म्यूजिक के ऊपर में ऐसी दस्तरस है। तो फिर आपने पीएचडी कर लिया और फिर इत्तेफाक से आपकी शादी हो गई। जी, मतलब इत्तेफाक से हो गई। जी। अच्छा। मैं समझा कि शायद पीएचडी करने के बाद घर वालों ने अरेंज मैरिज किया था। अरेंज मैरिज ही है मेरी, प्योर अरेंज मैरिज है। मेरे इन लॉज भी उदयपुर शहर से ही हैं, मेरे हस्बैंड भी वहीं बॉर्न ब्रॉट अप हैं, और
उसके बाद में मेरी बिल्कुल प्योर अरेंज मैरिज है और डेफिनेटली मेरी पीएचडी ख़त्म हुई थी उस वक्त। जिस वक्त मेरी शादी हुई थी तो मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, इट्स अ बिग सपोर्ट एक्चुअली, आई मस्ट से दैट कि नेचुरली बीइंग इन इंडियन family and Indian women and especially Rajasthani, so they been supported me all the time, मेरे in-laws और especially मेरे husband, he is a big support till today कि whatever I am doing कि उन्होंने मुझे हमेशा हर वक्त उनका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। किसी भी फनकार, वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन हर फनकार के आगे बढ़ने के पीछे उनकी फैमिली का सपोर्ट ये बहुत जरूरी होता है। और अगर फनकार या फनकारा अगर मैरिड हो तो उनके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट जो है और एक बहुत ही बड़ा एक सहारा मिलता है, एक मोरल सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट जो फनकार को आगे की राहें तय करने में बहुत ही मदद देता है। और मैं तो कहूँगा कि आप खुशनसीब हैं कि आपके पति आपके साथ हैं और आपकी इतनी जो है वो प्रशंसा करते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं। आपको ये याद है कि आपने पहली बार स्टेज कब शेयर किया था? ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली आई वाज इन स्कूल टाइम में। स्कूल में तो खैर परफॉर्म करते थे, हमेशा फर्स्ट सेकंड आ जाया करते थे, तो उस वक्त तो इतना नहीं फील किया कि हाँ इसी फील्ड में जाना है या संगीत सीखना है या कुछ इसी फील्ड में आगे कुछ करना है। उस वक्त तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ बहुत छोटे थे, 5th 6th में रहे होंगे, तब स्टेज शोज वगैरह परफॉर्म किया करती थी मैं। और मुझे याद है कि नूरजहां जी की मैंने एक गज़ल गाई थी व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। आई डिडंट नो व्हाट इज गज़ल, गज़ल होता क्या है, शेर क्या होता है, ऐसे याद कर लिया था और गाया था। और जो लोगों से कमेंट्स मिले थे मुझे शायद कुछ आज भी याद है कि अरे नूरजहां जी की गजल। तो क्या आप ये चाहेंगे कि हमारे देखने वाले, हमारे दर्शकगण कमेंट करें आपकी उस गायकी के लिए? लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप उसी गजल को एक बार आज की महफिल में 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दें। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ अगर मुझे याद है तो। जी। कोशिश करती हूँ। बिल्कुल। किस तरह भूले गादिर उनका ख्याल आया हुआ, क्या बात। जा नहीं सकता कभी शीशे में वार आया हुआ, किस तरह भूले गादिर। ओ घटाओ काली घटाओ, किसने है तोड़ा दिल मेरा। ओ घटाओ काली घटाओ, किसने है तोड़ा दिल मेरा, जा नहीं सकता कभी शीशे में वार आया हुआ, क्या बात। किस तरह भूलेगा दिल। वाह वाह वाह, ये नूरजहां जी की बड़ी प्यारी, बड़ी ही मशहूर गजल है और मैंने भी इसे सुन रखा है और आपने इससे बड़ी ही खूबसूरती के साथ अदा किया। थैंक यू। और तो नूरजहां जी की ये गजल जो है उस जमाने में, मेरा ख्याल है कि उस वक्त आपको ये भी नहीं पता होगा कि नूरजहां कौन है। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसके बाद ये आपका सफर आगे की तरफ बढ़ा। तो जब आपने ये संगीत का ज्ञान ले लिया और ये सब तालीम हासिल कर ली, तो फिर तो आपके सामने ये वो नाम आ गए होंगे जो कि हमारे संगीत जगत की शान है, संगीत जगत की आबरू हैं, लता जी, आशा वो जी। तो सब खैर बचपन से ही एक फैमिली, पसंदीदा फैमिली थी। पेरेंट्स, मेरी सिस्टर्स या मेरा सर्कल, पापा का सर्कल, या तो वो तो हमेशा ये था कि बैकग्राउंड में मुझे याद है बहुत छोटे थे, लेकिन हाँ मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब हैं, जगजीत चित्रा हैं, ये सब तो बैकग्राउंड में हमेशा सुनते सुनते बड़े हुए। इट वाज इम्पल्स एक्चुअली, कॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस वो अंदर जाता रहा। जब
ये पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हाँ फिर बड़े होके जब समझना शुरू हुआ तो लगा कि हाँ इसलिए वो चीजें थोड़ी बहुत जल्दी याद हो जाती है या शायद गा पाते हर हैं। फनकार के लिए कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन होता है जिससे वो बहुत ही प्रभावित होता है या उनके बताए हुए रास्ते पे चलता है या उन जैसा होना चाहता है। तो इस ज़मन में, इस क्षेत्र में आप किससे इंस्पायर हैं या किस किस से इंस्पायर? एक्चुअली तो मेरे बहुत सारे फेवरेट सिंगर्स हैं और क्लासिकल भी सीखा है, फिल्मी तो गाते ही थे, डिवोशनल भी बहुत गाया है, कोशिश की है हमेशा, क्लासिकल भी परफॉर्म किया है। तो क्लासिकल में भी मुझे बहुत, अगर हम इसको जॉनर वाइज अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कैटेगराइज्ड कर देते हैं, तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्लासिकल में आप किससे इंस्पायर्ड? क्लासिकल में मैं जब मेरे गुरुजी से सीखा करती थी तब मुझे याद है कि मुझे अश्विनी भिड़े जी सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती थी। अश्विनी भिड़े जी मुझे बहुत पसंद है, मैं उनको बहुत ज़्यादा सुनती थी। उसके अलावा आरती आंकलेकर जी को बहुत सुनती थी। और क्लासिकल के अलावा हाँ डिवोशनल भी वो लोग गाते थे, भजन उनके मैं फॉलो करती थी, कोशिश करती थी उनको सीखने का, क्योंकि बहुत क्लासिकल बहुत लंबे टाइम तक तो नहीं रियाज किया, नहीं सीखा। और उसके बाद में फिल्मी में तो मैं लता जी, आशा जी को और बाकी सारे सिंगर्स भी मुझे सब पसंद हैं एक्चुअली, लेकिन हाँ आशा जी, लता जी से ज़्यादा इंस्पायर हूँ, आशा जी से ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मैंने आपको जो सुना है तो मैंने एक चीज ये नोटिस किया है कि अगरचे आप लता जी और आशा जी के नाम को खास तौर से ले रही हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको गीता दत्त जी को भी सुना गाते हुए, मैंने नूरजहां जी को भी सुना गाते हुए, यहाँ तक कि मैंने फरीदा खानम जी तक को सुना गाते एक्चुअली मैं ये वो नहीं कर पाऊंगी, जस्टिफाई नहीं होगा कि मुझे एक्चुअली जो अच्छा सिंगर है या जो संगीत जगत में अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उस हर सिंगर को सुनना चाहती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जो चीज़ उसमें अच्छी लगती है और फिर उसके बाद मैं कुछ अपना कायम रख सकूं, ये कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको रोकता हूँ और आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर हम फिल्मी गानों की बात करें तो जैसा कि आपने लता जी और आशा जी की बात कही, और जब भी हम संगीत की बात करते हैं, मौसीकी की बात करते हैं, तो जब तक हम फीमेल सिंगर्स में लता जी और आशा जी का नाम न लें तो वो गुफ्तगू अधूरी रह जाती है। तो लता जी के नाम पे अगर मैं कहूँ कि अगर आप लता जी की कोई चीज़ हमारे देखने वालों के लिए 2 लाइन पेश करें। लता जी के बहुत सारे गाने जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने कभी भी मैं दूसरे सिंगर्स का गाना गा के जल्दी से गा सकती हूँ, लेकिन लता जी का गाना गाने से मुझे डर लगता है मुझे डर लगता है क्योंकि शी वाज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड एक्चुअली। उनको जस्टिफाई करना भी मुझे लगता है कि उसको छूना भी बहुत मुश्किल है। बड़े हौसले की बात है, बहुत हौसले की बात है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। जी बिल्कुल। ट्रैक पे नहीं, आप खाली गले सी एक मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है और काफ़ी सालों से कॉलेज में भी गाती थी, लेकिन दैट इज़ माई सॉन्ग। तो लेकिन हाँ उसको निभाना कोशिश करती हूँ। चिट्ठी ये पंख लगा के उड़ जा, गैर दे हथ नावे, खैर खबर ले आवे अरिये, खैर खबर ले जावे। चिट्ठी दर्द फिराक वाली, ले जा संदेड़ा सोने यार दा, हो ले जा संदेशा सोने यार दा, तैनू वासदाए दिल दी पुकार दा। चिट्ठी दर्द फिराक
ले जा संदेड़ा सोने यार दा हो ले जा संदेशा सोने यार दा। क्या बात है, क्या बात है। एक तो ये गाना बड़ा ही खूबसूरत, उस पे लता जी की आवाज़ का जादू, और ये मुझे कहने दीजिए कि आपने भी बड़ी खूबसूरती के साथ इस गाने को अदा किया, पूरे तासुब, पूरे इम्प्रेशन के साथ। तो ये तो रही लता जी की बात, लेकिन अगर हम आशा जी की बात करें, और जैसा कि आपने कहा कि आशा जी के रंगों से आप ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि ये तो एक हकीकत है कि लता जी नाइटिंगेल हैं, बुलबुले हिंद हैं, उन जैसी तो ना कोई आई है ना कोई आ सकेगी। उनकी जो आवाज़ की क्वालिटीज़ थी वो तो बिल्कुल एक आसमानी चीज़ थी। लेकिन अगर हम गायकी के रंगों की बात करें तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आशा जी के गले में बहुत तरह के रंग हैं, और गाने वाले अगर अपने गाने की तस्कीन करना चाहें बहुत ही वर्सटाइल तरीके से बहुत सारे रंगों में, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए आशा जी से बेहतर आइडियल कोई नहीं है। जी बिल्कुल। तो आशा जी को अगर हम याद करना चाहें आपकी आवाज़ में, तो फिर आप कौन सा गीत पेश करेंगी? वैसे तो हाँ, मैंने हमेशा उनको फॉलो करने की कोशिश की है। वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, इम्प्रेस करती थी जब मुझे इतनी समझ नहीं थी, छोटी थी, कॉलेज में थी, स्कूल में थी। और उसका रीज़न ये था कि उनकी वर्सिटैलिटी प्लस उनके रंगों और उनकी जो एक खनक जो है, चुलबुलापन, शौकी, चुलबुलापन हाँ, जो है मैं वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जी। क्योंकि शायद थोड़ा सा मेरा एटीट्यूड भी वैसा ही है, थोड़ी तो वो मुझे ज़्यादा इंस्पायर करती थी हमेशा। और कोशिश मैं करती थी कि जो गा रही हूँ, मतलब वर्सेटैलिटी की कोशिश मैंने हमेशा की है कि वो कायम रहे और मैं हर सेक्टर को कवर कर सकूँ। बिल्कुल। और आशा जी के मुझे पैपी सॉन्ग्स भी बहुत पसंद हैं, 80s, 70s, 90s। और उसके बाद जब गजल गाना शुरू किया, अगर आप काउंट करेंगे तो मैं तो समझता हूँ कि फिल्म हावड़ा ब्रिज आइए मेहरबान से ही वो सिलसिला शुरू हो गया था। और उसके बाद से जैसे जैसे वक्त के साथ वो बढ़ती गई, उनकी गायकी में अलग अलग तरह के रंग आते गए। तो आज आप आशा जी को याद करते हुए कौन सा आशा जी को याद करते हुए गजल गाना चाहूंगी। अच्छा। हाँ, उन्होंने बहुत सारी गजलें भी गाई हैं, जिसमें मुझे याद आ रहा है गजलों की बात पे, इट वाज द ईयर 1986 के उस वक्त गुलाम अली साहब की कंपोजिशन में मिराज गजल के नाम से उनका एक एल्बम निकला था, 2 रिकॉर्ड्स का। बड़ी खूबसूरत गजलें थी उसमें। तो आप उसमें से कुछ सुना रही हैं या किसी और एल्बम से? हाँ, मैं वही गजल सुनाऊंगी क्योंकि आप मुझे उन ओल्ड मेमोरीज में लेके जा रहे हैं बार बार। तो जो मैं आज गाती हूँ मैं वो नहीं गा रही हूँ, मैं सब वो वहां से ही चल रही हूँ और वही पुरानी चीजें गा रही हूँ जो मैं कॉलेज में गाती थी। ऐसा करते हैं ना कि आज हम आशा जी की 2 चीजें आपसे सुन लेते हैं। जी जरूर। पहले मैं गाऊंगी सलोना सा सजन। वाह। जो मैंने गजल गाना शुरू किया था तब मैं, और ये उसी एल्बम में था जिसका मैंने जिक्र किया, मिराज गजल की गजलें हैं ये सब कुछ। जी। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, बड़ी ठंडी जलन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ।
भाई सुरभि जी, अगर मैं सच कहूं तो ये जो हम आपसे दो दो लाइनें सुन रहे हैं, इससे हमारी सुनने की ख्वाहिश और मजीद बढ़ती जा रही है, और मन तो ये चाह रहा है कि आपके साथ बजाय इसके कि हम बातचीत करें, हम आपको सुनना शुरू करें। नहीं नहीं, आप बातचीत भी करिए, लेकिन बिकॉज इट्स अ टॉक शो। हाँ नहीं, तो वही मैं आप लोगों को मैं यही बताना चाह रहा हूँ झलकियां कि ये कितनी खूबसूरत इनकी गायकी है और इनकी आवाज कितनी प्यारी है, और किसी भी जॉनर में ये कितनी सक्षम है। तो क्यों ना हम आशा जी को याद करते हुए आशा जी की ही एक और चीज सुने। उनकी एक फिल्म आई थी उमराव जान, खयाम साहब की म्यूजिक थी, और फिल्मी गजलों में उस वक्त उमराव जान के गीतों ने बड़ा कमाल किया था जी। तो क्यों ना हम उमराव जान से ही एक सुने। इन आंखों की मस्ती, कौन सी थी? आपको अगर वो याद हो, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, ये याद है आपको? कोशिश कर सकती हूँ, या फिर आप जो चाहें, आप जो चाहें। हाँ भाई, फिर छिड़ी की तरफ तो हम आएंगे, क्योंकि वो मखदूम मोहिउद्दीन साहब की लिखी हुई गजल है जी। और इस वक्त हम हैदराबाद में बैठे हुए हैं, और मखदूम मोहिउद्दीन साहब हैदराबाद की शान है, लिहाजा हैदराबाद के किसी म्यूजिकल प्रोग्राम में अगर हम मखदूम मोहिउद्दीन साहब की गजलों का जिक्र ना करें तो ये नाइंसाफी होगी। तो एक गजल की दो एक लाइन मखदूम साहब की, वो तो हम पेश करेंगे आपके सामने, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा जुस्तजू जिसकी, अब जुस्तजू या कोई भी आप, शायद मुझे बहुत अच्छे से याद तो नहीं है जुस्तजू वाली, तो कोई और सुना दें आप। शर्त यह है कि वो आशा जी की होनी चाहिए। आशा जी की तो बहुत सारी गजलें हैं, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रही है। फिल्मी गजलें भी बहुत हैं उनकी जी। आपको वो याद है जब रात की तन्हाई दिल बन के उभरती है? हाँ, नॉन फिल्मी तो अगर आप बोले तो साहब की कंपोजिशन, दयारे दिल। हाँ ठीक है, दयारे दिल। चिराग सा जला गया, दयारे दिल की रात में चिराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया, दयारे दिल की रात में चिराग सा जला गया। वाह, क्या बात है। आज आपकी मुलाकात मैं करवा रहा हूँ डॉक्टर सुरभि आर्या से, और आज की इस मुलाकात में न सिर्फ ये कि ये एक गुफ्तगू की मुलाकात है, गुफ्तगू की शाम है, बल्कि गुफ्तगू के साथ साथ मैंने इस बात की भी कोशिश किया है कि आपके शहर में ऐसी आला फनकारा जो मौजूद हैं, इनकी गायकी से भी मैं आपको रूशनास करवाऊँ। आज चूँकि ये एक टॉक शो का हिस्सा है, लिहाजा मैं गानों की थोड़ी थोड़ी झलक आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द आपके सामने एक गज़लों का और गीतों का मुकम्मल कार्यक्रम हम आपके सामने पेश करेंगे, जो कि पूरे का पूरा डॉक्टर सुरभि आर्या के ऊपर ही होगा। आगे की तरफ बढ़ते हुए सुरभि जी, मैं चाहूँगा कि चूँकि हमने मखदूम साहब का जिक्र किया अभी, तो क्यों ना फिर मखदूम साहब की वो गज़ल आप पेश करें। फूल के हाथ फूल के गजरे, फूल के हार
फूल की गजरे, शाम फूलों की रात, फूलों की शाम, फूलों की रात, फूलों की फिर छिड़ी रात, बात फूलों की। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, रोज निकलेगी बात फूलों की, रोज निकलेगी बात फूलों की, फिर छिड़ी बात, बात फूलों की। मखदूम मोहिउद्दीन साहब का अगर हम जिक्र करें तो सरजमीन हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले इस शायर ने इनकलाबी कलाम बड़े आला आला कहे, और इनका एक शेर जो बहुत ही मशहूर है वो मैं उन्हें याद करते हुए आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ कि हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये बड़ा ही मशहूर शेर है। और रफ्ता रफ्ता हम आज के इस प्रोग्राम की आखिरी मंजिल की तरफ आ रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि मेल सिंगर्स में आप किन लोगों से प्रभावित हैं, कौन से आर्टिस्ट हैं उस दौर के? उस दौर मतलब 70s 80s? हाँ उसी दौर, 60s से अगर हम शुरू करें। 60s तो मुझे नहीं पता। अच्छा, तो और जब से 70s से जब से मैं जानती हूँ 70s 80s तो डेफिनेटली मोहम्मद रफ़ी साहब का सबसे पहले नाम आता है, और उसके बाद किशोर कुमार जी का नाम आता है। लेकिन उस वक्त भी बहुत सारे अच्छे सिंगर्स हुए हैं डेफिनेटली, तो वो सारे सिंगर्स की लिस्ट मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन बहुत खूब तो गाने अगर हुए मैं हैं। अचानक आपसे ये फरमाइश कर दूं कि आपने जिन 2 हज़रात का भी नाम लिया उनकी एक एक लाइन अगर सुनाए तो? मैंने थोड़ा सा मुश्किल में डाला है आपको, लेकिन मैंने इसलिए मुश्किल में डाला है कि मैं आपको मेल सिंगर्स को भी सुनता रहा हूँ आपकी जुबान से। जी। अच्छा, मुझे तो भाई मेहदी हसन साहब की और गुलाम अली की गजलें तो आप गाती रही हैं, तो जब उनकी गजलें हम उनकी भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक रफ़ी साहब की और एक किशोर साहब की सुना दें। ये आप लोगों के लिए एक बड़ा ही अलग किस्म का फ्लेवर होगा, क्योंकि ये आपने सोचा भी नहीं होगा कि आज के इस प्रोग्राम में मैं उनके साथ ये ज्यादती करने वाला हूँ कि मैं उनसे कहूँ कि आप मोहम्मद रफ़ी साहब का एक नगमा सुनाएं और किशोर कुमार जी का एक नगमा सुनाएं। तो ज्यादती तो है, लेकिन कुछ ज्यादतियाँ कभी कभी लुत्फ दे जाती हैं। क्या ख्याल है? एक्चुअली किशोर कुमार जी ने एक गाना गाया हमें तुमसे प्यार कितना, जी जी, और वो गाना परवीन सुल्ताना जी ने भी गाया जी, है। जी, तो जी। मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि कौन सा वाला गाऊं, परवीन सुल्ताना जी वाली कॉम्पोजिशन गाने की कोशिश करूं मैं समझता हूँ कि या अगर आप, किशोर कुमार जी की। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप दोनों की एक एक लाइन सुना दें तो हमारे देखने वालों को ज्यादा लुत्फ आ जाएगा कि वो किशोर कुमार जी की भी अंदाज का जो है वो लुत्फ ले लेंगे, और परवीन सुल्ताना जी की, क्योंकि दोनों बहुत ही अलग रंग रखते हैं। अच्छा ठीक है, कोशिश करती हूँ। जी, कहाँ जी। जाएगा पता नहीं, ये तो मेरा टेस्ट हो गया। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
तो ये अंदाज तो किशोर कुमार का था। और अब परवीन सुल्ताना की तरफ अगर आए तो मैं तो सदा से तुम्हारी दीवानी, आ आ आ आ मैं तो सदा से तुम्हारी दीवानी, भूल गए सया प्रीत पुरानी, कदर न जानी, कदर न जानी, क्या ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते क्या बात है। तुम्हारे बिना। वाह वाह वाह। रिचनेस ऑफ द क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ये जो इसमें परवीन जी ने जो क्लासिकल रंग में से ढाला है। हाँ, मैं परवीन सुल्ताना जी का नाम लेना भूल गई थी। नहीं, आपने गा दिया ना। बहुत बहुत ज्यादा पसंद है उनका नाम आप भूल गई, लेकिन आपने उनका गीत सुना दिया।